हेलो दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अनुपात और समानुपात के साथ। देखिए, पिछली क्लास में हम रेशियो प्रोपोर्शन का काफी पार्ट पढ़ चुके हैं, यानी 10 से 11 क्वेश्चन आपने देखे। आज की क्लास में हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे। मैंने आपसे बोला था कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज भी कुछ एक क्वेश्चन मैं ऐसे लूंगा जिसका आप डायरेक्ट डिस्कस करेंगे हम। अब देखिए, कई क्वेश्चन आपको मुश्किल मिलेंगे, कई क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा कि स्पीड बहुत धीरे हो रही है क्लास की, कई बार आपको लगेगा स्पीड तेज हो रही है। तो वो जरूरत के हिसाब से रहेगी, जैसे मेरे को लगेगा कि जिस हिसाब से जो जरूरत है उस हिसाब से स्पीड बढ़ानी भी पड़ेगी। अब देखिए, जैसे पिछली क्लास में आपने देखा 11 क्वेश्चन हमने लगभग करे। अब उन सभी क्वेश्चन को अगर मैं बना के करता हूँ तो दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा उसके अंदर। तो उसको पिछली क्लास में फिर आपके केवल 7 से 8 क्वेश्चन भी मुश्किल से हो पाते। तो 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाए हैं केवल इसलिए कि आपने काफी सारे क्वेश्चन आपने सीधा देख के मार्क किए हैं। तो यही चीज आपको घर पे अपनानी है। देखिए, घर पे पढ़ाई करते वक्त ये बहुत मैटर करता है कि आपका तरीका क्या है करने का, क्योंकि जैसा आपका डेली रूटीन रहेगा वैसे ही आपका टेस्ट सीरीज में परफॉर्म रहेगा और वैसे ही आपका पेपर में परफॉर्मेंस रहेगा। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 डालिए। 6,6200 रुपए की एक राशि को 3 भागों में इस तरीके से बांटा जाता है कि इनका अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 क्रमशः है। तो तीनों हिस्से बताने कितने कितने होंगे। ₹6200 की एक राशि को 3 हिस्सों में इस अनुपात में आपको बांटना है। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, क्वेश्चन करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक दो तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के। बनाने का तरीका पहले डिस्कस करते हैं, यानी जो बेसिक तरीका है जिससे आप बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका ये है कि हम इसे डिनोमिनेटर पार्ट को सेम कर लें तो नंबर का अनुपात आ जाएगा। यानी 2, 3 और 5 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं जो कि आपका 30 आ जाएगा। 30 बनाने के लिए इसे 15 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 10 से और इसे 6 से। यानी नीचे वाला भाग समान बनाना है तो ऊपर वाले का अनुपात सीधा सीधा आ जाएगा। नीचे वाला भाग समान इसलिए बनाना है क्योंकि ऊपर वाला अनुपात देखना है आपको, ये भी 1/1/1/1 है। देखिए, नीचे वाला भाग समान है तो ये डायरेक्ट रेशियो मिलेगा आपको 15, 10 और 6 का। अगर आप देखते हैं इसे 30 बनाने के लिए 15 से गुणा करेंगे, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15, ये 10, ये भी 10, ये 6, ये भी 6। तो ये अनुपात आ जाएगा आपका। यानी इस अनुपात में तीनों को बांटा जाएगा, कुल राशि को। आपने देखा 15, 10, 25, 6, 31। 15, 10 और 6, 31 यूनिट हो गई। देखिए, वैल्यू नहीं है, ये यूनिट है।
फर्क क्या होता है वैल्यू और यूनिट में? अगर आप 15, 10 और 6 बोलते हैं तो 31 आ गया। इसको आप बोल सकते थे 15 के, 10 के और 6 के, यानी एक तरीके से 31 के। 31 के को मैंने 31 यूनिट मान लिया। 31 यूनिट की वैल्यू आपकी 6200 है। एक यूनिट की वैल्यू आपकी 200 हो जाएगी। उसके बाद 15 यूनिट की निकालेंगे 3000, 10 यूनिट की निकालेंगे 2000, 6 यूनिट की निकालेंगे 1200। ये आपका आंसर आ जाएगा और आप पहला ऑप्शन मार्क कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, यानी ये वो बेसिक तरीका है जो हम डेली रूटीन में करते हैं या बुक्स वगैरह में आपको शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में लिखा होता है। ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही ट्रेडिशनल मानता हूं मैं कि ट्रेडिशनल तरीका है ये। अगर आप देखते हैं 31 यूनिट की वैल्यू 6200 है, एक की 200, 15 की 3000, 10 की 2000, 6 की 1200। इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं आप बनाते ही हैं। अगर आपने बनाना ही है, आपने इतना पार्ट कर लिया, 31 की 6200 है। अगर मैं देखता हूं केवल पहला भाग, देखिए यही थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है। अगर आप देखेंगे ना कि आसान क्वेश्चन में भी बहुत जगह टाइम बचेगा, मुश्किल क्वेश्चन में भी काफी जगह आप टाइम बचा सकते हैं, यानी टाइम सब जगह बच सकता है। केवल मैं पहला भाग कैलकुलेट कर लूं तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहला भाग तो सबका अलग अलग है। तो 15 की वैल्यू 3000 आते ही आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये दो भाग क्यों लिखना पड़े, इसे नहीं लिखेंगे हम, केवल ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए तरीका था पहला ये पूरा बनाने का, उसमें मैंने दो स्टेप कटवा दिए आपके कि भाई केवल ये देखिए, अगर ए के बारे में आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, तो केवल यही कैलकुलेट करो, आंसर मार्क हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका देखिए क्या है। आपने देखा यहाँ जो अनुपात था, ध्यान से देखिएगा इसे, ये अनुपात था। अगर मैं पहले और दूसरे का अनुपात चेक करता हूं, A:B, इसमें मैं भूल जाता हूं तो 3 यहां आएगा, 2 यहां आएगा, 3, 2, यानी केवल आप यही चेक कर लें, अगर क्या ये 3, 2 है, नहीं है, क्या ये 3, 2 है, नहीं है, 3, 2 है, नहीं है, 3, 2 इसमें है, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी सेम चीज को आप इस तरीके से यूनिट बनाने के बाद करेंगे, ये एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, और सेम चीज आप डायरेक्ट देख सकते हैं 3:2 है, 3:2 कौन से ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आगे भी चेक कर सकते हैं, अगर मैं BC चेक करता हूं, 5, 3 आ जाएगा, 5 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये 5, 3 का अनुपात है, ये 5, 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका दोबारा से आंसर हो जाएगा। यानी करने की जरूरत तो है ही नहीं, हम जबरदस्ती कर रहे हैं इसे इतना बनाकर, यानी केवल उसी चीज में करेंगे जिसमें हमें लगता है बनाने की जरूरत है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सीधा करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से नहीं बनाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पूरा सीखना है कि एक एक स्टेप बना के देखना है तो ये तरीका ठीक है, पर एग्जाम में इतना करना ठीक नहीं है। अब आप खुद सोचिए, एक बच्चे ने इतना लिखा और एक बच्चे ने केवल ये देखा 3:2, तो ये 5 सेकंड लगेंगे, इसमें 25 सेकंड लगेंगे, कम से कम 20 सेकंड का अंतर यही आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन, इसी के जैसा ही क्वेश्चन है।
2600 रुपए की एक राशि को, ये सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। ₹2600 की एक राशि को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटा जाता है। तो प्रत्येक का हिस्सा होगा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था। अब देखिए आप सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। अगर मैं बनाता हूं इसे, बनाने का तरीका वही रहेगा। देखिए बनाने वाला तरीका मैं ज्यादातर यूज नहीं करता हूं, पर आपका मन है करवाने का तो देखिए मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। यानी आप क्या करेंगे, इन तीनों को सेम बनाना है, यानी 12। 12 बनाने के लिए ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 6 से गुणा, ये 4 से गुणा, ये 3 से गुणा। इस अनुपात में आपको बांटना है। 13 यूनिट की वैल्यू 2600 है। अब देखिए अगर आप बनाने वाला पार्ट भी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी करिए। 6 4 3 13 की वैल्यू 26 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 1200। 1200 मैं देखता हूँ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये कट जाएगा। 4 की वैल्यू 800, 3 की वैल्यू 600। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है या ग्रंथों में थोड़ी लिखा है कि 13 यूनिट की वैल्यू अगर 2600 है तो 1 यूनिट की पहले आप निकालेंगे ही निकालेंगे। क्या जरूरत है 1 यूनिट की निकालने की, सीधा हम वो निकालते हैं ना जो पूछा गया है। आप देखते हैं 13 की 26 यानी 200 गुना, तो इसका 200 गुना, इसका 200 गुना, इसका 200 गुना, 600 800 1200। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा अगर बनाते हैं तो। पर आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर मैं ए इज टू बी चेक करता हूं, ये 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर, 3:2। 3:2 नहीं है, 3:2 है, 3:2 नहीं है, 3:2 नहीं है। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यानी किया ही क्या, आपने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन देखा और ऑप्शन देखा और आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका बेटर रहेगा अगर आप डायरेक्ट मार्क करते हैं तो। ये आप बीसी से भी चेक कर सकते थे। 4 3, देखिए 4 3 का अनुपात, 4 3 का नहीं है, 4 3 का है, 4 3 का नहीं है, 4 3 का नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका दोबारा से आंसर आ जाएगा। तो देखिए दो तरीके के तो हो गए आपके पास। एक बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक तरीका मैं मानता हूँ, इसमें कोई ट्रिक वाला पार्ट नहीं है, बेसिक है ये। ट्रिक वाला पार्ट ये है अगर आप दिमाग से सोच के करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो पिछली क्लास में एक चीज मैंने स्पेशल फोकस करके बोली थी, भाई कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें ए बी सी की बात हो रही है और चारों ऑप्शन में जो वैल्यू है वो एक जैसी है, आप देख सकते हैं यहाँ 12 600 800 आगे पीछे लिखा है, तो आप केवल ये चेक करके आंसर मार्क कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अगर मैं देखता हूं ए बी सी, ए अगर आधा है, बी 1/3 है, सी 1/4 है, तो इसका मतलब है ए सबसे बड़ा होगा, बी उससे छोटा और सी सबसे छोटा।
तो यही आपको यहाँ देखना है, ए बड़ा है बी से, ये यहाँ पर है, ये कट जाएगा, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके से बच्चा पेपर में करता है और उसके हिसाब से अलग अलग टाइम निकलता है और उसी के हिसाब से आपका स्कोर बनता है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है। यानी ये तरीका तो मेरे पास है ही, पर मैं ये चीजें साथ के साथ रखूंगा। देखिए काफी सारे क्वेश्चन में आपको यही यूज करना है, ये कभी कभार जरूरत पड़ेगी इसे यूज करने की। देखिए इस बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा से, लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई गई थी, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसके चारों ऑप्शन में एक जैसी संख्या है, तो केवल आपको ये चेक करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बड़ा हो गया इससे, ये बड़ा हो गया इससे, तो बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप नोट कर सकते हैं इसे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। 1250 रुपए की एक राशि को ए बी और सी में इस तरीके से बांटा जाता है कि ए को बी का 2/9 भाग मिलता है और सी को ए का 3/4 भाग मिलता है। तो ए बी सी का हिस्सा बताना है। देखिए ध्यान से सोच के करिए, आप डायरेक्ट ही आंसर कर सकते हैं इसका, बिल्कुल। आइए देखते हैं इसे। देखिए मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कभी भी क्लास वगैरह में कहीं पर करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन नहीं लिखा होता है, और ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आपने जब प्रॉब्लम से ही शुरुआत करी है तो प्रॉब्लम में ही फंस जाएंगे। यानी देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन का इस्तेमाल देखिए, अगर आप एक बात समझते हैं ध्यान से, ये तो चलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन मैं मानता हूँ, पर आप इस बात से एग्री करेंगे, अगर आप 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एक पेपर करते हैं तो उसमें 70 क्वेश्चन आसान आते हैं। कोई भी पेपर उठाएंगे तो 70 से 60 क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, 60 से 70 क्वेश्चन। अगर हर क्वेश्चन में, मैं बोलता हूं अगर हर क्वेश्चन में आप 10 सेकंड का समय बचाते हैं तो लगभग 600-700 सेकंड हो गए।
यानी 10 से 11 मिनट। तो 10 से 11 मिनट एक्स्ट्रा मिलना आप अपने आप ही समझते हैं पेपर में कितनी बड़ी चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो टाइम है वो केवल बट मुश्किल क्वेश्चन पे ही बचा सकते हैं, आसान क्वेश्चन को भी देखिए बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में भी कर देंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इसी क्वेश्चन को करने में कम से कम 15 से 20 सेकंड ले जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। और अगर मैं आपके सामने ऑप्शन नहीं लिखता हूँ तो आप स्टॉप बाय स्टार्ट करिए और आप देखिए कि सॉल्यूशन आपने कितने सेकंड में बनाया है, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और अगर आपकी पहले से डायरेक्शन ठीक है, आपको पता है कि डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है, तो आंसर देखिएगा कितनी जल्दी आ सकता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आसान क्वेश्चन पे भी फोकस करना है कि आसान क्वेश्चन में कितना समय बच सकता है। देखिए समय के ऊपर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी बचा सकते हैं। जैसे लिखने वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूँ, उससे भी मेरा समय बचेगा। जैसे कि आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, मैं बोलूंगा पेन छोड़िए, आप सीधा सामने देखिए। जैसे प्रीवियस भी कई क्वेश्चन क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया, तो मैंने बोला आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर कि क्वेश्चन को बोर्ड पे देख के सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करिए सामने आपको देखना है और फिर आंसर करना है। अगर देखिए मैं बना के करता हूँ, बनाने वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो सकता है। ए और बी का रेशियो दे रखा है दोनों, ए और सी का दे रखा है ये। इससे आपको पहले एबीसी का अनुपात निकालना पड़ेगा, पहले बी सेम करना, ए सेम करना पड़ेगा। तो 3, 4 और 18 यानी 25 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1250। 25 की वैल्यू 1250 है। अब आप 1250 देखेंगे, अगर मैं जीरो भूल जाता हूँ, इंटू 5 गुना और जीरो, तो इंटू 50, इंटू 50, इंटू 50, 900, 200, 150। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप देखते हैं कि जो ए होगा वो 200 होगा, बी 900 और सी 150। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। पर उसके लिए सारी प्रतिक्रिया करनी पड़ी आपको और इसको डिटेल में जाना पड़ा, लिखना पड़ा। सेम इसी चीज को देखिए, अगर आप लिखना चाहते हैं, इसको रेशियो को ही बनाना चाहते हैं, अगर मैं मानता हूं कि आप बनाना ही चाह रहे हैं, आप ध्यान से एक बात देखिए, मैं क्वेश्चन के अंदर ही कन्वर्ट करता हूं। अगर ये अगर सी का हिस्सा है तो ये ए का हिस्सा है, यही तो लिखा था हमने यहाँ पर। ये सी का हिस्सा है तो ये ए का, ए को 4 मिल रहा है, पर यहाँ ए को कितना मिल रहा है 2, तो इसे ही 4 बना दीजिए इंटू 2 करके। तो रेशियो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा, ए की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 3 हो गई, सी की 18, बी की 18 हो गई, सी की 3 हो गई। ये रेशियो यहाँ पर आ जाता है आपका। तो यानी इसके आप सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला पार्ट ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, केवल क्वेश्चन में देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया गया, इतना काम क्यों किया जाए जब काम बिल्कुल छोटी चीज से हो सकता है। अगर आपको मैथ बनाना है तो बात अलग है, देखिए ये तरीके हैं मैथ बनाने के, और पेपर निकालना है तो उसका तरीका अलग है, और वो तरीका यही है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप देखते हैं दूसरा तरीका, ए और बी का अनुपात है 2:9, ये 2:9 नहीं है, ये 2:9 नहीं है, ये भी है और ये भी है, ये भी 2:9 मिल गया, ये भी 2:9 मिल गया। उसके बाद या तो आप ये चेक कर सकते हैं बी सी, सी और ए का हिस्सा, सी और ए का अनुपात है 3:4, यानी ए इज टू सी 4:3 होगा। ये मैं देखता हूँ 4:3 है, ये देखता हूँ 4:3 नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते थे, जो टोटल है, टोटल 1250 रुपए, इसमें टोटल 1250 नहीं आ रहा था, 900, 1100, 1175, ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही कट जाता, ये तो किसी एंगल में आंसर नहीं हो सकता था। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन करने का तरीका बहुत मैटर करता है, बिना पॉइंट लगाए भी आंसर आ सकता है, कोशिश करके देखिए थोड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 15 क्वेश्चन देखते हैं।
ये 13 में इसका क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप बोर्ड की तरफ देखें और सीधा आंसर आना चाहिए। देखिए सबके मन के अंदर मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, आंसर सीधा आना चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूं। 900 रुपए की एक राशि को ए, बी और सी में बांटिए। यदि ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/4 बराबर है, तो ए, बी और सी द्वारा पाई गई राशि होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बना के नहीं कराऊंगा, आपको ये डायरेक्ट देखना है, बना के मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एक इस टाइप का क्वेश्चन, और आंसर आप सबका आ जाना चाहिए था अब तक। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई ए और बी का अनुपात क्या होगा। 2 इधर चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 अगर आप देखते हैं तो सी ऑप्शन आपका सीधा आंसर दिख रहा है। 2/3 आप देखिए सी ऑप्शन में आ रहा है, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये समझने वाला पार्ट था बेसिकली कि अगर मैं केवल इससे चेक करता हूं तो 2-3 आ जाएगा। 2-3 आप अनुपात देखिए, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अगर मैं BC चेक करता हूं, 3 इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। 3-4 का अनुपात देखते हैं आप, ये आ रहा, ये फिर से आंसर हो जाएगा। यानी आपने कुछ करना ही नहीं है, केवल देखना है और आंसर मार्क करना है। बनाने वाला पार्ट मैं इसमें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपको सब कुछ सेम बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेशियो निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपने देखा 2:3, 3:4, ए के हिस्से का आधा, बी के हिस्से का 1/3, सी के हिस्से का 1/4, तीनों बराबर है। तो इससे आपने रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने के बाद आपने देखा, ये वेरीफाई किया और ये आपका आंसर आ गया। आज लगभग हमने मैक्सिमम क्वेश्चन वही देखने हैं जिसके अंदर 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, 4 चीजों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम वही देखेंगे आज की डेट में। जैसे प्रीवियस क्लास जो हमने करी थी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही देखे थे जो लैंग्वेज बेस्ड नहीं थे। उसकी कुछ वेराइटी अभी बची हैं जो हम लास्ट में करेंगे जब रेशियो खत्म होगा। पर आज हमने देखा बेसिकली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी लैंग्वेज पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे किस तरीके से बना सकते हैं। और उसमें भी आपने कौन सी वैरायटी देखी जहाँ 3 बंदों के बारे में बात हो रही है, जहाँ 2 बंदों के बारे में या 4 बंदों के बारे में बात हो रही है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा जिसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में निकालना है। तो उसके लिए भी देखिए चीजें हैं। पहले फिलहाल हम ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी CGL 2013 का है।
700 रुपए की एक राशि को ए, बी और सी में इस तरीके से बांटना है कि ए और बी को मिलने वाली राशि का अनुपात 2:3 है। बी और सी को मिलने वाली राशि का अनुपात 4:5 है। तो ए, बी और सी द्वारा पाई गई राशि थी देखिए आंसर आ जाना चाहिए था अब तक। देखिए सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई होती है बेसिकली, ये सिस्टमेटिक वे यही है पढ़ने का कि आप चीजों को बनाना तो जान ही गए, साथ के साथ आप ये देख रहे हैं कि पेपर में कैसे मार्क करना है इसे। एक्चुअली क्या होता है डेली रूटीन में हम एक गलती यही करते हैं कि भाई हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें नहीं समझी, हमने चीजें बनानी सीख ली, हमें पता लग गया कि क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, और आपने केवल ये नहीं सोचा कि भाई इस तरीके से बनाने में 15-20 सेकंड, 25 सेकंड, कभी 40 सेकंड भी लग रहे हैं, तो क्या कुछ और तरीका भी हो सकता है इसका? तो कुछ और तरीका ऐसा नहीं है कि आप सोच के ही निकाल सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं आगे देखूंगा, आगे दिखाऊंगा भी आपको ये चीज कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप भी सेम स्टेप यूज कर रहे हैं, मैं भी सेम स्टेप यूज कर रहा हूँ, आप 5 स्टेप लिख रहे हैं, मैं एक भी नहीं लिख रहा हूँ, काम वही कर रहा हूँ। और वो कैसे हो सकता है? वो केवल तब हो सकता है जब आप दिमाग में वो स्टेप करें। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे मैं आपको आदत डालूंगा इस चीज की कि चीजों को पेन के बिना आपको कैसे करना है, क्योंकि फाइनली जब पेपर में आप स्क्रीन देखेंगे, फिर यूं लिखेंगे, फिर स्क्रीन देखेंगे, फिर यूं लिखेंगे, फिर स्क्रीन देखेंगे, फिर यूं लिखेंगे, तो आप खुद ही देखिएगा कितना सारा टाइम तो हमारा यही करने में वेस्ट हो जाता है। तो अगर स्क्रीन सामने है और दिमाग में मेरे स्टेप हो जाते हैं तो बेटर रहेगा। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, ए और बी का अनुपात 2:3, सीधा ही आंसर आ गया बी ऑप्शन। 2:3 का अनुपात तो केवल इसी में ही है, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप बी सी भी चेक कर सकते हैं अगर मर्जी है आपकी, यानी अगर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं तो 4-5 रेशियो निकालता हूं, 4-5 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। यानी मेन बात यही करी कि भाई आपकी सोच कैसी थी, जो छोटा रास्ता गया वो सोच से होके गया, मेहनत से नहीं गया। इसी को मैं बना भी सकता हूँ कि भाई ए अनुपात बी है, पढ़ाया गया है 2-3, 4-5, अनुपात बना लेता हूं इसका 4 से गुणा करके 8, 12 और 15, फिर देख लेता हूं 20 और 15 35, 35 की वैल्यू है 700, एक की हो गई 200, तो 200 हो गई, 20 हो गई एक की, ये 160 हो गया, 240 और ये 300। आप खुद सोचिए कहां पर है, पेपर किस तरीके से क्लियर होना है और हम कर क्या रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। काम करना ही है, सीधा चेक करना और आंसर मार्क करना है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। जो बच्चे काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं ना, जिन्हें लगता है कि भाई हाँ इतना टाइम हो गया तैयारी करते हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनकी मेहनत में कहीं कमी नहीं है, उनकी केवल दिशा में कमी है। अगर वो केवल अपने दिमाग से सोच के चीजों को करना शुरू करें तो काफी रास्ते वो खुद भी आसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसी में आसान होंगी चीजें, आप भी खुद भी काफी सारी चीजें आसान कर सकते हैं। केवल घर पे दिमाग से सोचिए। देखिए एक बार तैयारी होती है, मैंने एक बार 6 महीने की तैयारी करी, 6 महीने की तैयारी के बाद रिजल्ट आपके सामने ही है, आप लोग सब जानते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। तैयारी करिए एक बार पर बहुत अच्छी सी करिए, बिल्कुल थोरो का कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कॉन्सेप्चुअल करनी है,
ट्रिकी पार्ट भी समझना है, हमें ये भी देखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन हमारा क्या रहना चाहिए। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये भी CGL 14 का है। 76 रुपए की एक राशि को A, B और C में इस तरीके से बांटना है कि A को B से 7 रुपए अधिक मिले, और B को C से 6 रुपए अधिक मिले। तो उनके हिस्से का अनुपात होगा ये आपका CGL 14 का पेपर का है, ध्यान से सोच के करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। काफी तरीके आप लगा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं देखता हूँ, पहले मैं बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना किस तरीके से होता है। फिर मैं ये बताऊंगा आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमेशा करते हैं। पहला तरीका बनाने का, देखिए C को अगर x मिलता है, B को मिलेगा x+6, C को A को मिलेगा x+13। ये आ गया, क्योंकि B को इससे 6 रुपए अधिक, इसको इससे 13 रुपए अधिक, x से इससे 7 अधिक है, इससे 13 अधिक हो जाएंगे क्योंकि B से 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं। यानी आप सिंपल सी बात देखेंगे तो इनका टोटल करके आना चाहिए 76 रुपए। अगर एक दोबारा से सिंपल सी बात मैं आपसे बोलता हूं कि अगर टोटल में से 13 और 6 19 घटा दिया जाए तो तीनों को समान राशि मिलेगी। यानी ये समान राशि होगी, 3 से भाग करेंगे, 19 19 और 19।
यानी टोटल में से अगर आपने 13 और 6 19 घटा दिया तो एक्स एक्स बचेगा तीनों के पास 19 पर जो ए को मिलने वाली राशि है वो कितनी है? 19 से 13 अधिक है 32 आ जाएगा, 19 से 6 अधिक है 25 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को डायरेक्ट देखिए, जब आपको पता है सी को बी से 6 रुपए अधिक मिल रहे हैं, ए को 7 रुपए अधिक मिल रहे हैं बी से, केवल एक में कन्वर्ट करना है जो आखिरी है यानी सी वाले में। यानी सी से कितना अधिक मिलेगा इसे? 13 रुपए, 13 रुपए ये और 6 रुपए ये, यानी 19 रुपए हो गए। 19 रुपए की राशि अगर मैं 76 में से घटाता हूँ 57 रुपए आ गए। 57 रुपए वो राशि है जो तीनों में बराबर बटेगी, यानी 19 यानी 19 वैल्यू आ गई सी की। तो 19 सी की आ गई तो 6 अधिक 25 हो गया, 25 से 7 अधिक 32 हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो बनाने का तरीका ये है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बहुत बढ़िया चीज आप डायरेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन में देखता हूं ये, अब आप देखते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ऑप्शन टोटल करके लगभग 76 के करीब ही हैं लगभग सारे कुछ ऑप्शन जो हैं। देखिए इसमें ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, 3 2 5 और 1 6 लगभग 7, 3 2 5 और 2 7 यानी 70, ये भी 70 लगभग, ये भी 70। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, क्योंकि सबका टोटल करके लगभग 76 के करीब आ रहा है। एग्जैक्ट तो मैंने चेक नहीं किया पर मुझे ये पता है कि 70 76 है, तो यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी होगी। अगर ये छोटी वैल्यू होती, अगर मान लेते हैं 760 होता, तो मैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि ये वैल्यू तो 70 के करीब आ रही है। अब मैंने देखा कि ए को मिलेंगे बी से 7 रुपए अधिक, ए को 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 बी से 7 रुपए अधिक। बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल देखना है और आंसर मार्क करना है। दोबारा से समझिए बात को, 76 रुपए यहाँ लिखा है, आप टोटल देखते हैं तो लगभग सबका 60 70 76 के करीब बैठेगा, इसीलिए आप इसे डायरेक्ट वैल्यू मान सकते हैं। अगर यहाँ 760 होता, आपने देखा ये टोटल तो 76 आ रहा है, ये 760 नहीं आ रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं मान सकते थे। क्योंकि ये टोटल इसके करीब है बिल्कुल, तो आप इसलिए इसे वैल्यू मान सकते हैं, यानी ये मान के चलेंगे ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब आपने देखा ए को बी से 7 रुपए अधिक केवल बी ऑप्शन में, बी को सी से 6 रुपए अधिक केवल बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही करना है, इसमें कुछ हबड़ दबड़ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं बनाना है इस तरीके से। ये तो जब है, जब मजबूरी है कि आपको कोई रास्ता नहीं पता लग रहा, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, अदरवाइज आप इसे डायरेक्ट देख सकते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसे नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका सीजीएल 2013 का है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं देखिए, और इन सभी क्वेश्चन में मैंने आपको ये दिखाया कि टाइम किस किस तरीके से बच सकता था। यानी आसान क्वेश्चन में भी हम देखेंगे टाइम कैसे बच सकता है, और मुश्किल में भी देखेंगे कैसे बच सकता है। क्वेश्चन लिखिए, 300 रुपए की एक राशि को पी क्यू और आर में इस तरीके से बांटा जाता है कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिलते हैं,
तो उनके हिस्से का अनुपात है 2 सेकंड में भी हो सकता है क्वेश्चन और 25 सेकंड में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके इस पे कि आप किस तरीके से बनाते हैं इसे। देखिए आप ध्यान से नोट करें तो आज लगभग हमने सारे वो क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर 3 चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, यानी तीनों के बारे में बात हो रही है। कल भी हमने वैसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें आपने मैक्सिमम 3 चीजों के बारे में या 4 चीजों के बारे में पूछा गया था। अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया है जिसके अंदर एक बंदे के बारे में बात कर रही हो कि भाई ए का बताइए या पी का बताइए, तो उसको भी हम करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अब देखिए आपने अगर क्लासेस ध्यान से समझी हो स्टार्टिंग से तो आपको इसका आंसर वैसे ही आ जाएगा, सीधा देखते ही आप आंसर मार्क कर देंगे, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। वही अपना पहला तरीका बनाने का, P को अगर x मिलेगा Q को मिलेगा 30 + x और R को मिलेगा इससे 60 रुपए अधिक यानी x + 90। यानी आप अगर देखें 90 और 30 120, अगर मैं 300 में से 120 घटाता हूं तो तीनों को बराबर राशि मिलेगी, यानी 60 60 और 60। तो ये क्या हो गया 60 90 और 150, काटेंगे आप 2 3 5 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका है बेसिकली बनाने का कि आपको बनाना किस तरीके से, अगर आप बनाते हैं तो 3 जनों के बारे में अगर पूछा रहता है तो हम हार्डली एक क्वेश्चन अगर देखते हैं 100 में से वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो 99 क्वेश्चन आप सीधा सीधा ऑप्शन से वेरीफाई कर सकते हैं। आपने देखा ये एक्स है, ये x + 30 ये x + 90, अगर टोटल में से एक्स्ट्रा वाला पार्ट हटा दिया जाए तो तीनों को बराबर मिलेगा 60 60 60। अब 60 से 30 अधिक यानी 90, 60 से 90 अधिक यानी 150, अनुपात निकालेंगे 2 3 5 आ जाएगा। इसी को आप डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि वो एक बहुत सिंपल सी साइकोलॉजिकल बेस्ड बात मैंने आपको बता रखी है कि कभी भी 3 चीजों के बारे में बात हो रही हो या 4 चीजों के बारे में, ऑप्शन में एक जैसी संख्या का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं तो केवल ये चेक करिए बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा। Q को P से 30 रुपए अधिक मिलेगा, R को Q से अधिक मिलेगा, तो बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। यानी देखिए करने का तरीका है, डिपेंड करता है आप पे, अगर ये चीज आपको पहले से पता है तो सीधा ही आंसर मार्क हो जाएगा और कुछ आपको करना ही नहीं है, यानी केवल सीधा देखना है और आंसर मार्क करना है आपको, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉजिकल पार्ट इसका यही था, बाकी आप कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा, नोट कर सकते हैं आप, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है ये आपका CGL 17 का है। तीन व्यक्तियों की
गति का अनुपात 3:4:6 है। तो समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। सिंपल क्वेश्चन ही है, केवल 2 सेकेंड, 2 सेकेंड वाला क्वेश्चन है। देखिए 2 सेकेंड में करना है। अब देखिए, आप अगर ध्यान से देखते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी दूरी इक्वल्स टू चाल बटा समय, और चाल बराबर है यानी दूरी समान है, तो स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होगा। अब इससे अगर उल्टा रेशियो निकालना है, यानी 1/3:1/4:1/6, तो क्या होगा आपको पता है। इसको सेम बनाते हैं, सेम बनाएंगे तो इसका अनुपात निकालेंगे आप, ये आ जाएगा 4:3:2। तो 4:3:2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका टाइम का रेशियो है, ये आपका स्पीड का रेशियो था। इसे सॉल्व करेंगे 4:3:2 बन जाएगा। नीचे वाला पार्ट बराबर कर लेते हैं या एलसीएम ले लेते हैं। 12 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, 3 से गुणा, 2 से गुणा। इसी चीज को आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, जैसे कि 3 जनों के बारे में बात हो रही है, मैं 3 में काम नहीं कर रहा, मैं केवल 2 में काम करता हूं। अगर अगर स्पीड का अनुपात 3:4 है तो समय का क्या होगा 4:3, क्योंकि दूरी समान है। 4:3 नहीं है, 4:3 नहीं है, 4:3 है, ये कट जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप बीसी के साथ कर सकते थे। यानी इस चीज को एक स्पेशल ध्यान रखना है, जो हम रेशियो में आगे भी काफी जगह करेंगे। अगर 3 जनों के बारे में या 4 जनों के बारे में चीज पूछी जा रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी निकाल लें, उसे हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल 2 से आंसर मार्क कर सकते हैं, केवल एक का ही आंसर मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने ए का हिस्सा निकाल लिया 3,000, तो उसी से आपने आंसर मार्क कर दिया था। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी है आखिरी तक, आधा पार्ट लेके आंसर मार्क हो सकता है। हालांकि बनाने का तरीका आप देखते हैं, बनाने का ये तरीका है। बनाने वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, करने वाला पार्ट भी। अगर बीसी का चेक करते हैं, मान लेते हैं ये हटा देता हूं मैं, स्पीड का 2:3 है, टाइम का 3:2 हो जाएगा। 3:2 देखते हैं आप, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो ये सीजीएल 17 का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और है 17 का ही सीजीएल का, लिखिए जरा, इसी टाइप का है। तो रेशियो के अंदर एक खास बात ये रहती है कि अगर आप एक बार समझ गए, वो आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, तीन व्यक्ति ए बी और सी इस तरीके से मुनाफा बांटते हैं
कि ए के हिस्से का तीन गुना बी के हिस्से के दो गुना के बराबर है। और जो कि सी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है। तो ए बी और सी के मुनाफे के हिस्से का अनुपात, तो ए बी और सी के मुनाफे का अनुपात होगा तीन व्यक्ति ए बी और सी के बारे में बात हो रही है। ए के मुनाफे का 3 गुना, बी के मुनाफे के 2 गुना के और सी के मुनाफे के 12 गुना के बराबर है। तो आपको ए बी और सी के मुनाफे का अनुपात बताना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे आप। अगर मैं देखता हूं ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 2 गुना और सी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है। अगर इससे आपको ए बी और सी का अनुपात निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। यानी आपको सबको अगर 12, 2 और 3 का एलसीएम आगे 12, सबको 12 बनाना है तो सी को क्या लेना पड़ेगा 1, बी को लेना पड़ेगा 6, ए को लेना पड़ेगा 4। तो 4:6:1 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 है अगर 2b=12c है, ए बी सी आप निकालते हैं तो सबका एलसीएम ले लेता हूँ 12, 2 और 3 का, यानी 12 हो गया। इसको 12 बनाने के लिए 1, इसको 12 बनाने के लिए 6, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। और वही आप अगर देखते हैं, देखिए मैं अगर ये लिखना ही नहीं चाहता, मैंने बोला 3 के बारे में बात हो रही है, आप किसी भी 2 के बारे में आप लेके कैलकुलेट कर सकते हैं और केवल वही 2 लीजिए जो आपको लगता है अलग अलग हैं। आपने देखा ये अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो आप ये लिख सकते हैं सारे। अगर मैं देखता हूं ए के हिस्से का 3 गुना बी के हिस्से के 2 गुना के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या आ जाएगा 2:3, 2:3, 2:3, 2:3, 2:3। तो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पता है तो केवल 2 से काम करके आप आंसर निकाल सकते हैं, 3 में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा केवल पहली लाइन ही आपने पढ़ी कि ए का 2 गुना 3 गुना बी के 2 गुना के बराबर है। देखिए ऐसा कभी भी लिखा होता है कि भाई इसका इतना गुना इसके इतने गुना के बराबर है, तो जो बी के सामने लिखा है वो ए की वैल्यू है, जो ए के सामने लिखा है वो बी की वैल्यू है। A2 है B3, A2 B3, A2 B3, A2 B3, A2 B3। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 17 का ही क्वेश्चन है सीजीएल का। तो ये बेसिक चीज है देखिए जो आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने अभी तक काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जिसके अंदर आपने देखा आप डायरेक्ट चीजें कर सकते थे,
यानी केवल इतना इतना पार्ट देखकर या केवल एक पार्ट देखकर। अब हम शुरुआत करेंगे आगे की। यानी अभी तक मैंने लगभग आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, बेसिक क्वेश्चन है सारे। ये सारे बेसिक क्वेश्चन में आप केवल ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर सकते थे। ये तरीका था कि आपने केवल देखा और मार्क किया, देखा और मार्क किया। आगे जब क्वेश्चन आएंगे अलग टाइप के, यानी जिसमें केवल एक चीज के बारे में पूछा है, तो उसमें भी आप केवल ऑप्शन देख के आंसर मार्क करना चाहते हैं, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। तो देखिए एमजी कॉन्सेप्ट की शुरुआत हो चुकी है। एमजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, आपको वो चीज समझनी है। उस चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो देखिए आगे काफी जगह आप उसको लगा पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप एमजी कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा समझना जा रहे हैं। ठीक है, पहले भी आपने एमजी कॉन्सेप्ट से काफी चीजें लगाई होंगी, काफी चीजें आपने सीखी हैं एमजी कॉन्सेप्ट से। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लगभग सभी चैप्टर्स के अंदर लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही एमजी कॉन्सेप्ट मैं लिखूंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी कि भाई एमजी का मतलब क्या होता है। तो वो आप लोग सारे जानते ही हैं कि एमजी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही बोला आपने, मोहित गोयल। ठीक है, देखिए मोहित गोयल नाम मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये तो भाई मैंने खुद यूज किया है इस चीज को। तो मैंने खुद यूज किया और खुद डिटेल में मैंने इसे बनाया, और काफी जगह इसको लगा के मैंने ये इंस्पेक्टर की जो उपाधि हासिल करी है 5 बार। इसका बहुत अहम योगदान रहा है उस चीज के अंदर। हालांकि ये मैं डिटेल में बोलूं तो इसे मैं बता चुका हूं आपको, ये मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए केवल समझने वाला पार्ट है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो काफी जगह आप उसे लगा पाएंगे। अगर मैं देखता हूं, दो संख्या है आपके पास, जिसका अनुपात 3:11 है। यानी दो संख्या है आपके पास जिसका अनुपात 3:11 है। तो पहली संख्या को आप लिख सकते हैं 3 के, दूसरी संख्या को आप लिख सकते हैं 11 के, इसके योग को आप लिख सकते हैं 14 के, इसके अंतर को आप लिख सकते हैं 11 - 3 8 के। यानी ये, ठीक है, ये आपका सामने मैंने एक बेसिक सी चीज लिखी है। अब देखिए बेसिक सी चीज क्या है। अगर मैं आपसे, मान लेते हैं आप अभी ये चीज को भूल जाते हैं, अभी सिर्फ एक एक करके आपने लिखा है। अगर मैं एक बेसिक सी बात करूं आपसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस चीज पे आपकी पूरी सिलेक्शन की बुनियाद टिकी हुई है। अगर ये चीज समझ आ जाएगी तो आप काफी जगह इस चीज को अपने आप ही लगा लेंगे। मान लेते हैं मैं कभी कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से समझिएगा बात को। ये लिखा मैंने 11 × 9 × 2, यहां पर आ गया 198। इस टाइप की चीज आप काफी बार करते हैं अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन। अब मेरी एक सिंपल सी बात समझिएगा। अगर मैंने 3 नंबर मल्टीप्लाई करे ABC, या 4 नंबर मान लेता हूं, और यहाँ एक चौथा नंबर आ जाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे कि आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं,
यानी एचसीएफ एलसीएम में आपको एमजी कॉन्सेप्ट जिस तरीके से बताया गया था, प्रायोरिटी रूल्स आपको बताए गए थे, वो सारी चीज अगर आपको ध्यान हो, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर 9 है तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा। देखिए 9 से भाग हो रहा है। अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 भाग होगा ही होगा 11 से, तो यानी जो आंसर आएगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी गुणज होगा। और यहाँ 2 है तो 2 का भी गुणज होगा। 2 का मल्टीपल हालांकि कम ही चेक करते हैं हम। यानी एक सीधी सीधी सी एक बात है कि भाई अगर लेफ्ट साइड में कुछ चीज है, राइट साइड में कोई आंसर है, तो लेफ्ट साइड वाला नंबर राइट साइड में आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने एग्जांपल। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, 103 910 आ गया। देखिए सारी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको डेली रूटीन में लगानी है। होता क्या है, हम डेली रूटीन में कैलकुलेशन करते रहते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, काट रहे हैं ऊपर नीचे ऐसे वैसे, फिर भी जाके कैलकुलेशन करके आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, काफी टाइम बाद आंसर मार्क होता है। तो इसीलिए आपको ये एमजी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। यानी आपने देखा यहाँ अगर 5 आ रहा है तो इसके अंदर 5 होगा ही होगा, 5 का मल्टीपल होगा। यहाँ 13 आ रहा है तो ये 13 का भी मल्टीपल होगा। यहाँ 7 आ रहा है तो ये 7 का भी मल्टीपल होगा ही होगा। यानी जो भी आंसर आएगा, अगर मैं आंसर ऑप्शन से देखता तो मैं केवल ये देखता कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5 से 13 से और 7 से भाग हो रहा है, वही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। इसी तरीका से ये चीज आपकी ऐसे भी बन सकती है। देखिए बेसिकली मल्टीपल चूज करने के लिए हम बेसिकली प्राइम नंबर्स लेते हैं। जो भी प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर प्राइम नंबर्स देखते हैं, उसका मल्टीपल देख लेते हैं। प्राइम नंबर पे फोकस ज्यादा करना है। एक तरीके से मेरी इस टाइप की कैलकुलेशन है। यानी कैलकुलेशन हो गई आपकी कैसी, इस टाइप की। बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल एक बात समझ आ जाए तो आप हर जगह लगा सकते हैं लगभग। अब एक बात ध्यान से सोचिए, इसका आंसर मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, पर आंसर के बारे में कुछ एक चीजें मैं खास जानता हूं कि भाई अगर मेरे को ऑप्शन पता लग जाए तो मैं इसका आंसर बढ़िया तरीके से मार्क कर सकता हूं। वो खास चीजें क्या है, देखिए मैंने देखा कि इस नंबर के अंदर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है 12 के अंदर, और 3 नीचे से कहीं पर नहीं कट रहा। अगर 3 यहाँ पर है और 3 नीचे नहीं है तो इसका मतलब है आंसर में 3 आएगा ही आएगा। तो आंसर आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 3 का भाज्य हो जाएगा, यानी 3 से भाग होगा, गुणज हो जाएगा 3 का। मैं देखता हूं इस नंबर में प्राइम नंबर 7 मिल रहा है मेरे को, तो 7 प्राइम नंबर मिल रहा है मेरे को इसके अंदर, तो आंसर में भी 7 आएगा ही आएगा। बिल्कुल ध्यान से बात समझनी है। और वो इसलिए आया, क्यों आया, क्योंकि 7 ऊपर है 7 नीचे नहीं है, इसलिए 7 आ गया। आगे मैं देखता हूं, ये जो नंबर है 26, 26 में क्या है, 13 है, 13 का मल्टीपल आएगा। यानी जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 13 का गुणज होगा ही होगा, क्योंकि 13 भी नीचे से नहीं घट रहा है। इसके बाद मैं ये देखता हूं, इसके अंदर क्या है, 19 है, तो आंसर में 19 का मल्टीपल भी आएगा ही आएगा। तो यानी 19 का मल्टीपल जो होगा ऑप्शन में, वो आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो बहुत मामूली सी चीज देखिए, आपने इस टाइप की कैलकुलेशन आप लगभग पूरी मैथ्स के अंदर 70% जगह करते हैं, 60 से 70% जगह।
तो वो सब जगह आपकी इजी हो जाएंगी अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो। अब आपने देखा कि भाई यहाँ इस तरीके से आपने मल्टीपल ढूंढ लिए, आप आंसर तो नहीं जान पाए, यानी आपको आंसर नहीं पता लगा, पर चार ऑप्शन देखकर आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर एमजी कॉन्सेप्ट लगाकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। यानी आप चार में से ऐसा ऑप्शन देखेंगे जो 3 से भाग होगा, जो 7 से भाग होगा, जो 13 से भाग होगा, जो 19 से भाग होगा, वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर चीजें ट्रांसफॉर्म भी हो सकती हैं, जैसे कि मैं आगे देखता हूं, यहां पर आते हैं अगर, हाँ यहां पर लिखते हैं अब मेरी कैलकुलेशन है कुछ इस टाइप की। ठीक है, देखिए मैंने सारी पॉसिबिलिटी बताई है कि क्या क्या कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन करते वक्त मिल सकती हैं। आगे जाके हम और भी डिटेल में जाएंगे इसमें। देखिए जैसे आपने डीएस पढ़ा वैसे ही एमजी कॉन्सेप्ट है, एमजी कॉन्सेप्ट का फायदा बहुत सारी जगह है अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो। अब मैं एक बात देखता हूं इसके अंदर, आपको क्या करना है, केवल ये देखना है कि ऊपर कौन सा नंबर ऐसा है जो नीचे वाली संख्या से नहीं घट रहा है, और उसका गुणज आंसर में मिलेगा ही मिलेगा, यानी उसका मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा। आप देखते हैं इसके अंदर 7 था, 7 इसके अंदर भी है, तो आंसर में 7 का गुणज नहीं होगा, 7 का मल्टीपल नहीं होगा यहां पर। दूसरी चीज 17 यहां पर है, 17 यहां पर है, आंसर में 17 का मल्टीपल भी नहीं होगा। यानी आपको ये पहचानना आना चाहिए कब मल्टीपल होगा और कब मल्टीपल नहीं होगा। अगर मैं और देखता हूं, इसमें 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 9 नीचे नहीं आ रहा है। देखिए सीधी सी बात है ना, नीचे आने का मतलब है कि वो नंबर कट गया, अब वो आंसर में नहीं होना चाहिए, और अगर नीचे नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब वो आंसर में होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं देखता हूं, आंसर में 23 का मल्टीपल भी होगा ही होगा। यानी एक बहुत सिंपल सी बात आप समझ गए हैं कि भाई कोई भी कैलकुलेशन अगर हमारे पास है, अगर हम ऊपर कोई ऐसा नंबर देख पाते हैं जो नीचे से नहीं कट रहा है, तो उसका आंसर मल्टीपल में होगा ही होगा, यानी उसका आंसर का मल्टीपल होगा। यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है और आगे पूरी मैथ में लगभग इसे लगाना है। अब आ जाता हूं मैं अपने मुद्दे पर जो हम रेशो में लगा रहे थे। तो एनजी कॉन्सेप्ट के देखिए अलग अलग रूप हैं, यानी अलग अलग तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। जैसे आपने एलसीएम एसटीएम में देखा एक अलग तरीका था, आपको मैंने ये वाली कैलकुलेशन बताई, ये एक अलग तरीका आ गया। अब मैं आपको रेशो में लेके जा रहा हूं तो रेशो में आपको एक अलग तरीका समझेंगे। अब आप ध्यान से समझिए इस चीज को। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं देखता हूं देखिए 3k, इसका मतलब है k को 3 से गुणा करना है और ये आंसर आना है। मैं इसे रब कर देता हूँ। देखिए लिखने वाला पार्ट वैसे था नहीं इसमें कुछ, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वैसे रुक जाता हूँ मैं थोड़ा सा, लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं पानी भी लेता हूँ। देखिए मैं रब कर देता हूँ इसे।
ये भी हटा देते हैं हम। देखिए ये पार्ट समझना बहुत जरूरी था, अगर आप ये समझ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, आगे की सारी क्लासेस में लगभग हम एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। देखिए ये लिखा है यहाँ पर, और आप जब रेशियो करते हैं, रेशियो में आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, जो के की वैल्यू आती है, के क्या है यहाँ पर, के बेसिकली आपकी 1 यूनिट है, जो आप 1 यूनिट निकालते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप देखेंगे 99.99% केसेस में इंटीजर मिलेगा आपको। यानी आप हमेशा बोलते हैं इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की इतनी हो गई, 1 यूनिट की इतनी हो गई, मतलब वो के की वैल्यू है। तो के जो है 1 यूनिट को दर्शाता है, 1 यूनिट की वैल्यू को। क्योंकि ये 3 के हो गया, 11 के हो गया, तो यानी के की वैल्यू क्या हो गई, 1 यूनिट के बराबर हो गई, 1 यूनिट के बराबर है। तो ये मैक्सिमम केसेस में इंटीजर होगा। अब इसी को लेके आपका एमजी कॉन्सेप्ट है। देखिए जब इंटीजर नहीं होगा, वो भी चीज मैं डिस्कस करूंगा, पर धीरे 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 करके, जैसे आपने देखा पहले हमने 20 क्वेश्चन की अलग टाइप के, फिर हम आगे की चीज के लिए एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप एक बात समझिए, या 3 है या के है, तो जो आंसर आएगा ये 3 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से मैं देखता हूं ये 11 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से मैं देखता हूं ये 14 का मल्टीपल होगा। इसी तरीके से आप ये देखते हैं ये 8 का मल्टीपल होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपको केवल गुणज सीधा सीधा चेक हो गया। यानी अब मेरे सामने चीजें हैं, ये मैंने बताया कि मल्टीपल क्यों आएगा, मल्टीपल आपने देखा था क्यों आता है, यहाँ पर हमने केसेस डिस्कस किए थे। यानी आपने एक बात देखी, पहला नंबर 3 से भाग हुआ, दूसरा नंबर 11 से, दोनों का जोड़ 14 से, और दोनों का अंतर 8 से। तो ये चीजें लिखने से बेटर है मैं ये चीज डायरेक्ट ही देखूं, पहला नंबर किससे भाग होगा, 3 से, दूसरा नंबर 11 से, इसका योग 11 और 3 14 से, इसका अंतर 8 से। तो ये चीज तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखी थी, ये वाली के वाली। अब आंदा से मेरे को क्वेश्चन करना होगा, तो मैं आगे से केवल यही चीज देखूंगा कि भाई ये अनुपात लिखा है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पहला नंबर 3 से भाग होगा, दूसरा 11 से, इसका अंतर जो होगा वो 8 से, इसका जो योग होगा वो 14 से। यानी ये सारी डिविजिबिलिटी आप इस तरीके से आगे की क्लासेस में लगाने वाले हैं। तो इन चीजों को देखिए ध्यान से समझना है आपको, आप लिखना चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। बाकी लिखने वाला पार्ट इसके अंदर इतना बड़ा नहीं है, केवल समझने वाला पार्ट है, लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हैं। तो देखिए क्लास खत्म करते वक्त एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मैंने आपको लास्ट में क्या सिखाया। लास्ट में आपको ये सिखाया कि भाई दो संख्या है, अगर मान लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, दो संख्या का अनुपात 4-7 है, पहली संख्या 4 से, दूसरी 7 से भाग होगी, इसका जो सम है वो 11 से भाग होगा, इसका जो अंतर है वो 3 से भाग होगा। तो ये चार चीजें आपको बताई गई हैं, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। और इसके बाद मैं एमजी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाऊंगा, नेक्स्ट स्टेज बताऊंगा आपको कि आगे एमजी कॉन्सेप्ट आप किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी चीज केवल एक है,
आप देखेंगे कैलकुलेशन करते वक्त एमजी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल और डीएस का इस्तेमाल साथ साथ चलेगा। कभी आप एमजी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, कभी आप डीएस से कर रहे हैं। तो देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, घर पे जाके इसे अगर कोई दिक्कत है तो भी आप देखिए पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर भी आपको लगता है कि एमजी कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया है, तो आने वाली क्लासेस में आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियरिटी ज्यादा आती है। अभी केवल एक पार्ट देखा है आपने, केवल बेसिक देखा है, ये इसका बेसिक है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक इसका एमजी कॉन्सेप्ट का ये है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी था। यानी आपको पता तो लगे चीज बन के कहां से आ रही है, खाली ये नहीं है कि ऊपर ऊपर की चीज पढ़ ली आपने, ये इससे भाग हो रहा है, ये आंसर होगा, क्यों होगा आंसर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे। गुड बाय।